हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो आप सभी का स्वागत है एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग जानेंगे कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट में क्या कैसा माहौल चल रहा है। पिछले हफ्ते मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा, कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म करा और आने वाले हफ्तों में कौन से ऐसे स्टॉक्स है और ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यह है आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। बट निफ्टी 50 का चार्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले ऑल सेक्टर्स का चार्ट बता देता हूँ। तो मैं अपने वॉच लिस्ट पर जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो आप देखोगे पिछले हफ्ते निफ्टी के अलावा मतलब निफ्टी ने तो 1.71% का मूव करा है, बट निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले सेक्टर कौन से थे। तो आप सबसे पहले देखोगे तो रियलिटी सेक्टर था, 4.5% मूव करा पिछले हफ्ते। बैंकिंग सेक्टर यानी कि निफ्टी बैंक ने 3.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी ने 3.38 और निफ्टी ऑटो ने 2.22% का एक अच्छा हम लोग को मूव दिया है। निफ्टी एनर्जी निफ्टी 50 के आसपास ही था और ये जो बाकी सारे सेक्टर है ये सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट आई है, अच्छी खासी सेलिंग आई है। फार्मा और निफ्टी आईटी में अच्छा खासा एक सेलिंग मोमेंटम दिखा है, खासकर निफ्टी आईटी में। तो आप देखोगे मोटा मोटी 3% के आसपास निफ्टी आईटी गिर चुका है, जो कि एटलीस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा निफ्टी आईटी गिरेगा। बट आने वाले हफ्ते में हम लोग को ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसा ओवरऑल सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम लोग निफ्टी की तरफ जाते हैं। अभी अगर निफ्टी की तरफ जाऊँ तो आप देखोगे कि निफ्टी में ये एक अच्छी कैंडल बनी है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी अगर सपोर्ट की बात करो तो निफ्टी में 25,380 का एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करो तो 25,790 या 25,800 का आप सपोर्ट पकड़ सकते हो। मुझे लगता है कि अगर ये हफ्ते निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्म करा और निफ्टी आईटी ने बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी का साथ दिया तो कहीं ना कहीं निफ्टी हम लोग को आने वाले हफ्ते में 26,200 26,300 के आसपास के लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है। और कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ खत्म होते होते हम लोग को 27,000 के आसपास के लेवल्स भी दिख सकते हैं। बट वो बहुत टाइम है, अभी उसके लिए 1.5 महीना बचा है अक्टूबर का मंथ खत्म होने। मैं सितंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। बट डिपेंडिंग ऑन कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी भी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं इस हफ्ते के कैंडल के हिसाब से, इस हफ्ते के चार्ट के हिसाब से, तो 25,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 25,380 या 25,400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये 400 पॉइंट के बीच में जिधर भी निफ्टी रहेगा तो ये कहीं ना कहीं वोलेटाइल टू साइडवेज जोन में रहेगा। अभी अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो आप देखोगे बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर ही दिया यार। जो रिसेंट रेजिस्टेंस था ये तो ब्रेक कर ही दिया। मैं मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको अगर लेके जाऊँ तो आप देखोगे बैंक निफ्टी ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। यही इतने टाइम से तकलीफ चल रहा था गाइज। अगर आप देखोगे तो पिछले कई टाइम से निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था और बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे हाई नहीं बना पा रहा था। बट अगर आप देखोगे अभी पिछले हफ्ते, ये जो गया हफ्ता, निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया, साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी ज़्यादा एक बुलिश मोमेंटम नज़र आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जो भी मैं स्टॉक्स अभी आप लोगों को बताऊंगा ये ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स है, क्योंकि जब दोनों तीनों इंडेक्स या 3-4 सेक्टर एक साथ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम आती है। या ऐसा कहे कि अगर लार्ज कैप स्टॉक्स जब परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल सेक्टर्स और ओवरऑल मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बुलिश सिग्नल बैंक निफ्टी में भी नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक करा है, जो कि था 53,340 का, और अभी उससे लगभग 400-500 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी को इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, भले से साइडवेज हो चाहे बुलिश हो, या अगर सेलिंग भी आएगी तो भी 53,340 के नीचे नहीं आना चाहिए बैंक निफ्टी ने। तो वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट एक मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 50,063 का लेवल है, यानी कि 3-3.5 पॉइंट्स अभी भी दूर है। अभी आप लोग शायद कितनी बार ये सोचते रहोगे कि जितनी बार भी मैं ये वीकली टाइम फ्रेम वाले जो वीकली एनालिसिस वाले जो वीडियो लाता हूँ उसके अंदर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देखोगे तो 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट्स के गैप्स रहते हैं। तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं ना तो हम लोग छोटे छोटे जो लेवल्स रहते हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो हम लोग को इंट्राडे बेसिस पे काम आते हैं, जो वीडियोज़ में ऑलरेडी शॉर्ट्स पे डालता हूँ। अगर आप नहीं देखते हो तो एक बार वो भी आप जाके देख सकते हो। मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो भी पोस्ट करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ इंट्राडे के लिए। बट ये जो वीडियोस में बनाता हूँ, जो संडे को वीडियोस आप जो देखते हो, ये एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस के हिसाब से बनाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखते हैं और उस हिसाब से हम लोग को लेवल्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है,
तो चलिए गाइज, अभी हम लोग अपना पहला स्टॉक देखते हैं। अभी जो पहला स्टॉक है वो है डीएलएफ लिमिटेड। अभी डीएलएफ लिमिटेड में खास बात क्या है, अभी अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। अभी अगर आप देखोगे, यहाँ पर डीएलएफ लिमिटेड ने अपना आईपीओ करा था 2008 2007 में। उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई बनाया था कहीं ना कहीं 2008 में। फिर उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई, और उसके बाद एक अरसे तक अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं 2009 से लेकर 2023 तक एक ही मोमेंटम या एक ही रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद एक अच्छा सा पुल बैक लेके एक अपना जो उसने जो एक रेजिस्टेंस है, उस टाइम का रेजिस्टेंस वो ब्रेक करा और अच्छी खासी रैली दिया। अभी जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है कहीं ना कहीं, सॉरी, जो इसका एक और एक रेजिस्टेंस है वो है कहीं ना कहीं 1093 यानी 1100 के आसपास के लेवल पर। और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है 1230 के आसपास के लेवल पर। इसका करंट मार्केट प्राइस 877 चल रहा है। बट अभी इस पे अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डीएलएफ ने एक अच्छा सा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी इस पैटर्न की खास बात क्या होती है ना, कि ये एक कंसोलिडेशन ही आप कह सकते हो, ये कंसोलिडेशन में रहता है। बस जो नॉर्मल कंसोलिडेशन रहता है वो कुछ इस तरीका का रहता है कि मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, वो थोड़ा सा ऐसा मतलब ट्रेंड लाइन के सहारे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ रहता है। तो एक हिसाब में आप इसको देख सकते हो कि टेढ़ा कंसोलिडेशन है, ठीक है। अभी मतलब आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस कंसोलिडेशन में, या कोई भी कंसोलिडेशन हो फॉर दैट मैटर, जब भी कंसोलिडेशन का हाई या ब्रेक लो होगा, उस हिसाब से स्टॉक्स को मूव करना, स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे से मूव करता है। बट इसको बुलिश हम लोग चार्ट पैटर्न क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो पिछला मोमेंटम था वो बुलिश मोमेंटम था। और ये माना जाता है कि जब भी इस चार्ट का हाई ब्रेक होगा, या ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगा, लोअर लोज जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसने रेजिस्टेंस बनाया है वो ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक करने का वेट नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने का कि जो एक हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है 889 का, अगर ये भी ब्रेक होता है साथ ही साथ बड़े ग्रीन वॉल्यूम्स के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, एक अच्छी कैंडल के साथ, तब ये एक ज़्यादा अच्छी या एक सेंसिबल एंट्री मानी जाएगी। और अभी अगर ये स्टॉक ख़राब कहाँ हो जाएगा, मान लो जैसे कि अगर हम लोग ने ये स्टॉक में एंट्री बना ली और अगर हम लोग को इसको एग्जिट मारना है, तो कहीं ना कहीं 804 के बाद ये स्टॉक मेरे रेडार से नीचे हट जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट, जो इतने टाइम से अगर आप देखो कि एक मेजर सपोर्ट है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे नज़र से ये स्टॉक थोड़ा सा हट जाएगा, ठीक है। तो जो अभी अगला स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक में खास बात क्या है, सबसे पहले तो आप देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। बैंक निफ्टी ने अपना मेजर रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, और बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक के पास है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक अगर 1 पॉइंट मूव करता है, तो कहीं ना कहीं 20 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करता है। तो अगर बैंक निफ्टी को या ओवरऑल मार्केट को अगर ग्रो करना है, तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का ग्रो करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का मैंने पहले भी आपके साथ लेवल्स शेयर करे थे। बैंक निफ्टी ने 2021 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश किया था, बट ब्रेक नहीं कर पाया था। और उसके बाद यहाँ पर भी एक कैंडल मतलब ब्रेक करने की कोशिश कर पाया, बट क्लोजिंग नहीं हुई थी। आप देखोगे तब से लेकर अभी तक पिछले 5-6 बार जितने बार भी बैंक निफ्टी ने लेवल एचडीएफसी बैंक ने लेवल को ब्रेक करना चाहा, कोशिश बहुत बार हुई, बट एक बार भी उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे इस हफ्ते अच्छी खासी कैंडल बनी है और अच्छी खासी क्लोजिंग भी हुई है। 17,015 का वो जो लेवल था, 1715 का जो लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। और अभी करंट मार्केट प्राइस 1741 का चल रहा है। पहले भी मैंने इस लेवल के आसपास कुछ ये स्टॉक को शेयर करा था मार्च के आसपास, तभी मैंने बताया था कि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, और 200 मूविंग एवरेज भी था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा था। और ये हम लोग के तीनों टारगेट थे, जो कि तीनों टारगेट हम लोग के पूरे हो गए। अभी अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड की बात करूँ, तो यहाँ से लेकर ये जो इसका लोअर एंड है, यहाँ तक अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से ब्रेकआउट पॉइंट के बाद अगर इसको प्लॉट करूँ, तो कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 2178, यानी 2180 के आसपास आप पकड़ लीजिए। बट अभी मैं इसके अंदर एंट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट
जो लेवल था उससे ऑलरेडी 26-27 पॉइंट ऊपर ट्रेड चल रहा है। तो अगर मुझे आने वाले हफ्ते में मान लो एक साइडवेज मोमेंटम दिखता है HDFC बैंक में, एक छोटी मोटी करेक्शन दिखता है 1720 1725 के आसपास अगर आता हुआ दिखता है HDFC बैंक, तो तब मैं इसके अंदर अपनी पोजीशंस बना सकता हूँ। बट फिलहाल ये मेरी नज़र में ज़रूर रहेगा। जो अगला स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। अभी बजाज फिनसर्व भी एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने पहले कोई तो एक वीडियो में शेयर करा था, जहाँ पर एक कंसोलिडेशन मैंने बताया था कि जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और वो कंसोलिडेशन का लेवल था 1754, अभी उधर से लेके अभी तक ऑलरेडी 1916 पर आ चुका है। अभी आप देखोगे इस लेवल को पिछले बार बजाज फिनसर्व ने टेस्ट करा था 2021 में, फिर उसके बाद वापस और एक दो बारी ट्राई करा था अक्टूबर 2022 में, मतलब उस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करा था बट नहीं ब्रेक कर पाया। अभी आप देखोगे पिछले 4-5 हफ्तों से एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम आया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं जूम करूँ तो आप देखोगे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक ही छोटा सा कंसर्न है क्योंकि पिछले 5 कैंडल ग्रीन कैंडल थी, यानी बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाले हफ्ते पहले तो ये एक कंसोलिडेशन दे दे, या तो फिर एक पुल बैक करके फिर अपना जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली इसके अंदर एंट्री बना सकता हूँ अपनी। हालांकि अगर मैं बात करूँ रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से तो करंट मार्केट प्राइस का 1916 है, यानी कि 1916 का इसका हम लोग का ब्रेकआउट होना चाहिए, और ये ब्रेक होगा तो इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस जो रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से 2792 नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है उस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर रहा है, जो कि है 6 या 7 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक कर रहा है। तो और ये जो स्टॉक है ये है AISL, यानी एनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। अभी ये जो स्टॉक है ये तो मैंने आपके साथ पहले एक बार शेयर करके रखा था। इस स्टॉक का मैं आपको बता देता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर मैं अगर लेके जाऊँ आप लोगों को, तो आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बना रहा है, और इस लेवल के आसपास मैंने कुछ शेयर कर रहा था जून 2024 का वो जो कैंडल जो बनाया हुआ है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको वापस लेके जाता हूँ। आप देखोगे ये वाला हम लोग का पहला टारगेट था और इसका ऑल टाइम हाई इसका दूसरा टारगेट था, ये वाला दूसरा टारगेट था। तो अगर अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने हम लोग का फर्स्ट वाला जो टारगेट था वो तो हम लोग का पूरा करके ही दिया। अभी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो जो इसका जो ऑल टाइम हाई है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मंथली कैंडल भी आप देखोगे कितनी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। हालांकि ये मंथ खत्म होने को डेफिनेटली 10-12 दिन बचे हैं अभी तक, बट अगर आप देखोगे पिछले 3 हफ्ते से अच्छी खासी कैंडल बनी है, वीकली टाइम फ्रेम पे गैप अप ओपनिंग आया है, साथ ही साथ पिछले हफ्ते कितने अच्छे वॉल्यूम्स बने हैं। तो उस हिसाब से अभी अगर जो मैं टारगेट बताऊँ तो इसको अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर मैं प्लॉट करूँ तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का ये वाला जो टारगेट था हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग का नया रिवाइज टारगेट बनेगा इसके ऊपर वो होगा 370 का। करंट मार्केट प्राइस इसका 206 चल रहा है, बट इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 190 पे। तो इसीलिए जैसे मैंने HDFC का बात करा, इसमें मैं अभी एंट्री नहीं बनाऊंगा, बट ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि आने वाले टाइम पे मुझे अच्छा मोमेंटम दे सकता है। हालांकि जैसे HDFC होगा वैसे ही इसमें भी मैं थोड़ा सा पुल बैक या थोड़ा सा एक साइडवेज मार्केट पहले एक्सपेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा। बट जब मैं ये कहता हूँ कि मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक भी क्वांटिटी नहीं लूँगा या 1% भी एंट्री नहीं बनाऊंगा। मेरा ये कहने का मतलब होता है कि यूजुअली मैं जो मान लो अगर मैं 100 क्वांटिटी खरीदने वाला रहूँगा तो 100 की जगह मैं 5 या 6 क्वांटिटी लूँगा फॉर एग्जाम्पल, यानी कि 5-10% मैक्सिमम में अपना पोजीशन बनाऊंगा, ताकि अगर मान लो कल को अगर ये पुल बैक नहीं हुआ या HDFC बैंक में भी अगर पुल बैक नहीं हुआ और अगर डायरेक्टली 3-4 हफ्ते में ये लेवल पूरे आ गए या अपने टारगेट्स पूरे हो गए, तो मुझे वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने इतना अच्छा एनालिसिस करा था और मेरा लेवल्स काम करे बट फिर भी मुझे उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला है और मैं उससे कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया। तो वो मेरे साइकोलॉजी को इंटैक्ट करने के लिए हमेशा मैं इसके लिए 10-15% क्वान्टिटी या एटलीस्ट 5% क्वान्टिटी तो ले ही लेता हूँ, ताकि फिर ऐसा ना हो कि जो अपने को अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मिस हो जाए। ठीक है, तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और कौन से स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस चाहिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।